गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा बताओ, मैं आज क्या पढ़ाने वाली थी? भारत के स्वाधीनता आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान। मैडम, ये लीजिए किताब। नहीं, किताब नहीं चाहिए। आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी सुनाएंगे मैम? हाँ, कहानी सुनाऊंगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी। क्या बात है, क्या बात है मैम, कहानी सुनाएंगे। श्श्श, बातें मत करो, चुप रहो। अच्छा, तुम सभी ने तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सुने हो ना? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? कौन बता पाएगा? मुझे पता है मैम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा के कटक शहर में 1897 की 23 जनवरी को जन्म लिए थे। पिता का नाम? पिता जानकीनाथ बसु और वो थे प्रसिद्ध वकील और माँ थी प्रभावती देवी। वेरी गुड। तुम लोगों को पता ही होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कटक में अपनी पढ़ाई शुरू किया था। नेताजी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने 1913 में मैट्रिकुलेशन एग्जाम में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद कोलकाता का प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन 1916 में उनके राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाला गया। प्रेसिडेंसी कॉलेज से नेताजी को निकाल दिया गया, क्यों? क्या हुआ था? प्रेसिडेंसी कॉलेज के एक प्रोफेसर E.F. ओटन हर बात पे भारतीय छात्रों को अपमान करते थे। इस अपमान के विरोध में कॉलेज के हर एक छात्र हड़ताल पर बैठे। उसके बाद क्या हुआ मैडम? एक दिन एक छात्र को प्रोफेसर E.F. ओटन को अपमान के विरोध में भारतीय छात्र को थप्पड़ मारा और उन लोगों ने भी हाथ उठाया। इस घटना के बाद ही सुभाष को प्रेसिडेंसी से निकाला गया। उसके बाद सुभाष कोलकाता यूनिवर्सिटी स्कॉटिश चर्च में दाखिला लिया। उसके बाद 1918 में फिलोसफी में उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद सुभाष इंग्लैंड में जाकर सिविल सर्विस का एग्जाम दिया। उसके बाद उन्हें सरकारी नौकरी प्राप्त हुई, लेकिन नौकरी नहीं किया। नौकरी क्यों नहीं की? लेकिन सुभाष अंग्रेजों के अधीन नौकरी नहीं करना चाहते थे, इसलिए देश में लौट के देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ मुलाकात की। इंग्लैंड जाकर सिविल सर्विस एग्जाम में इतना अच्छा रिजल्ट किया, लेकिन नौकरी क्यों नहीं की? मेरे पिता चाहते थे कि मैं सिविल सेवा परीक्षा पास करूं और एक उच्च सरकारी नौकरी पाऊं। मैंने अपने पिता के अनुरोध पर परीक्षा दी, लेकिन मैं अंग्रेजों के अधीन काम नहीं करना चाहता था, इसलिए नौकरी मिल जाने पर भी मैंने छोड़ दी। तुम अब क्या करना चाहते? मैं अपने देश के लिए काम करना चाहता हूँ। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना चाहता हूँ मैं। वाह, मुझे तुम्हारी बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। तुम जैसे छात्र अगर देश के लिए आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? इतने वर्षों में अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितने अत्याचार किए हैं। भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना है, इसलिए तुम जैसे लोगों की जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है। मैं देश के लिए काम करूंगा। आप मुझे रास्ता दिखाइए। आपके दिखाए हुए रास्ते पर ही मैं अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ूंगा। तुम जातीय कांग्रेस में योगदान करो सुभाष, वहां से ही देश के लिए काम तुम कर सकोगे। तो फिर तुम लोग समझ ही गए हो कि सुभाष की गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास। उनके माध्यम से ही सुभाष ने राजनीति में प्रवेश किया। राजनीति में प्रवेश करने के कुछ ही दिनों के भीतर सुभाष को कांग्रेस कमेटी के प्रचार सचिव का चेयर मिल गया। नेताजी को अंग्रेजों ने जेल में कैद किया था? हाँ, लेकिन जेल में जाने के बाद भी वो चुप नहीं बैठे। जेल की खराब हालत और अंग्रेजों के अत्याचार के विरोध उन्होंने आंदोलन किया। उस वक्त जेल के कैदियों को बहुत ही खराब खाना दिया जाता था। उसके विरोध में अनशन भी किया था। अरे बाप रे, जेल के अंदर भी अनशन किया था? हाँ, इसके बाद 1939 में कांग्रेस के उदारवादी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया और उस आंदोलन के साथ जुड़ गए। अंग्रेज लोग नेताजी के आंदोलन देख के क्या कहे? अरे बाप रे, वो बात मैं क्या बताऊं। अंग्रेज वास्तव में नेताजी से बहुत डरते थे।
नेताजी की गतिविधियों पे नजर रखते थे। एक बार तो अंग्रेजों ने उनके अपने घर में ही उनको नजरबंदी कर दिया था। नेताजी की एल्गिन रोड वाला घर पुलिस ने घेर लिया था। उस घर में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ परिवार की एक ही इंसान मिल सकते थे, वो है उनके भतीजा शिशिर बोसु। चाचा जी, आओ शिशिर, तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम मेरे लिए काम करोगे? निश्चित रूप से, आप सिर्फ बोलिए। मेरे यहाँ पर रहने से और नहीं चलेगा, इसीलिए मैंने ठीक किया है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? भाग जाएंगे? लेकिन आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है। अगर मैं बीमार ना होता तो क्या तुमसे मिल पाता? हाँ। सुनो, अकबर शाह नाम का एक आदमी आया है। वह देश के उत्तरी पश्चिम में क्रांति पर काम कर रहा है। तुम अकबर को साथ लेकर आओगे और मेरे लिए कुछ कपड़े भी लाओगे, और मुझे अपना फर्जी पहचान पत्र बनवाना है। मेरा नाम होगा मोहम्मद जियाउद्दीन, बीमा कंपनी का एजेंट। ठीक है, हो जाएगा। चाचा जी, आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। वहाँ क्या खबर है? रात बहुत हो चुकी है और ठंड भी है। पहरे में जो पुलिस है वो अभी नहीं दिख रहे हैं, कहीं सो रहे होंगे। यही मौका है, चलिए चाचा जी। हाँ, चलो। रात तब 1:35 होगा। सुभाष और शिशिर घर के पीछे वाले सीढ़ियों से उतर के बाहर आए। शिशिर अपनी गाड़ी घर के पीछे रखा था। सुभाष जाकर गाड़ी के पीछे वाले सीट में बैठे। शिशिर बैठे गाड़ी की ड्राइवर की सीट में। इसी तरह दोनों शहर से बाहर निकल गए। उसके बाद क्या हुआ मैडम? सुबह 8:30 बज के वो लोग धानबाद के पास बारारी में शिशिर के भैया अशोक के घर पे पहुंचे। उस दिन अशोक के घर पे रात के खाना खा के दिल्ली कालका एक्सप्रेस पकड़ के दिल्ली होके काबुल चले गए नेताजी। उसके बाद काबुल से रशिया का राजधानी मॉस्को चले गए और उसके बाद वो चले गए बर्लिन। नेताजी बर्लिन में क्यों गए थे? नेताजी बर्लिन पे क्यों गए वो बाद में बताती हूँ। उससे पहले बोलो, राज बिहारी बसु के बारे में कौन कौन जानते हैं? विप्लवी नेता राज बिहारी बसु। हाँ, महान विप्लवी राज बिहारी बसु। और बहुत घटनाओं के बाद राज बिहारी बसु से सुभाष मिलने आए सिंगापुर में। गुड मॉर्निंग। ओह, सुभाष, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कम, सिट हियर। बैठो बैठो। आशा करते हैं यहाँ पहुँचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। अत्याचारी अंग्रेजों से अपने देश को बचाने के लिए खुद का लाभ या नुकसान देखने से नहीं चलेगा। देश को स्वाधीन करने के लिए मैं सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता था तुम यही कहोगे। तुम्हारे ऊपर मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं ये भरोसा रखने की कोशिश करूंगा। सुनो सुभाष, दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत सारे इंसान भारत के स्वाधीनता युद्ध में योगदान देना चाहते हैं। तुम जापान में जिस तरह से सेना तैयार किया हो, मैंने भी यहाँ पर सेना तैयार किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस सेना को लीड करो। स्वाधीनता चाहने वाली इस सेना का नाम होगा आज़ाद हिंद फौज। तुम्हारे नेतृत्व में भारत की यह फौज काम करेगी। विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेनाएं जापानी सेना से हार रही है। यही मौका है और यही मौका का फायदा हम लोगों को उठाना है। ये मौका मैं भी हाथ से जाने देना नहीं चाहता। मैं ये सेना दल के साथ रह के युद्ध करूंगा। मुझे पता है स्वतंत्रता कोई नहीं देगा। युद्ध करके ही खुद का अधिकार खुद को ही छीन लेना पड़ेगा। जय हिंद। जय जय। मैं कुछ सालों से भारत के स्वाधीनता का आशा जापान समेत
दक्षिण पूर्व एशिया के इंसानों के अंदर जगा रहा हूँ। हे भारतीय स्वाधीनता संघ के सेना, आजाद हिंद फौज की सेना, अब यह समय आ चुका है। ब्रिटिश सरकार विश्व युद्ध में खुद को संभालने में लगा हुआ है। जापान जर्मन सेना के आक्रमण से उन्हें पीछे हटना पड़ रहा है और यही समय है। इस समय का हमें फायदा उठाना चाहिए। हमारा बलिदान देश को स्वतंत्र करेगा, उसको दिशा दिखाएगा। हमारी ये सेना आज से एक ही सेना है और वो है आजाद हिंद फौज। और इस सेना को नेतृत्व देंगे आज से सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और सेना वाहिनी आजाद हिंद फौज के कल्याण में मैं आज से आजाद हिंद फौज का पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं वचन देता हूं, इस फौज के साथ मिलके मैं मुक्ति युद्ध का नेतृत्व दूंगा। मैं खुद को देश का सेवक मानता हूं। याद रखिएगा, हम लोग अगर देश के लिए प्राण देंगे तभी हमारे देशवासी सिर ऊंचा करके आजादी से जिंदगी बिता सकेंगे। हमारा आत्मत्याग एक नए भारत को जन्म देगा और इसीलिए मैं सबको आत्मत्याग के लिए आमंत्रण करता हूं। हे भारतवासी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तुम लोगों को तो पता ही है, भारतीय स्वतंत्र संग्राम में सिर्फ लड़के ही नहीं, औरतें भी भाग लिए थे। जैसे कल्पना दत्त, प्रीतिलता वद्देदार, मातंगिनी हाजरा, ननीवाला देवी, डुकरीवाला देवी, ऐसे बहुतों के नाम पता है। ऐसे बहुत से औरतें अपनी प्राण देने के लिए भी हिचकिचाए नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोसु देश की लड़कियों को कभी भी कम नहीं समझते थे। उन्होंने विदेश में रहने वाली भारतीय नारियों को लेकर एक संगठन बनाए थे जिसका नाम था झांसी रानी वाहिनी। नेताजी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, आपको एक विशेष कार्य के लिए बुलाया है। कहिए नेताजी। यहाँ की लड़कियाँ आजाद हिंद फौज में जुड़ना चाह रही हैं। इसीलिए मैंने सोचा है लड़कियों के लिए एक अलग फौज बनाऊंगा जिसका नाम होगा झांसी की रानी। ठीक है? झांसी रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे नारियों के संगठन, ये तो बहुत ही अच्छी बात है नेताजी। मैं चाहता हूँ इस फौज की चीफ तुम हो, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन। लेकिन मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं तो लोगों की इलाज करती हूँ। मैं क्या ये कर पाऊंगी, ये लड़ाई? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नेताजी, आपको अगर भरोसा है तो मैं जरूर कर पाऊंगी। जय हिंद। जय हिंद। युद्ध के बीच में ही नेताजी ब्रह्मदेश, जिसका नाम अभी है म्यांमार, वहां पे आजाद हिंद फौज स्थापित किए थे। आजाद हिंद फौज स्थापित के साथ ही जर्मन, जापान, आयरलैंड के साथ और भी बहुत सारे देश आजाद हिंद फौज को मान्यता दी। आजाद हिंद सरकार की तिरंगा आसमान में लहराए। हे आजाद हिंद फौज के भाई और बहनों, हमारा अभी मुख्य लक्ष्य है भारत की स्वाधीनता। हम पहाड़, पर्वत, पानी सब कुछ पार करके दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस कठिन रास्ते पर बहुत तरह की बाधाएं आएंगी, बहुत तरह के कष्ट होंगे हमें, लेकिन हमारा मूल्य लक्ष्य है दिल्ली का लाल किला। हमें भूख, प्यास, दर्द सब कुछ भूलकर सिर्फ आगे बढ़ना है। जो लोग इस कठिन रास्ते को सहन नहीं कर सकते हैं, वो लोग फौज को छोड़ सकते हैं। जिस देश में हम जन्मे हैं, उस देश को अंग्रेजी अन्याय रूप से शासन कर रहे हैं, देश के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। हमारा देश हम प्राण दे के वापिस ले आएंगे। आजाद हिंद फौज के सेना का बलिदान, उनकी लड़ाई इतिहास के पन्नों में याद रखी जाएगी। हम लोग दिल्ली की ओर आगे बढ़ेंगे। दिल्ली का रास्ता, आजादी का रास्ता। जय हिंद, जय जय हिंद, जय हिंद।
और कुछ दिनों में ही आजाद हिंद सरकार ने अंडमान और निकोबार में अपना तिरंगा लहराया। इसके बाद फौज आगे बढ़ता है मणिपुर के ओर और दखल कर लेता है कोहिमा और भारत के हर जगह पे लहराने लगे आजाद हिंद फौज की तिरंगा। उसके बाद वो लोग आक्रमण किया मणिपुर की राजधानी इम्फाल पे, लेकिन युद्ध खत्म होने से पहले ही शुरू हुआ बहुत तेज बारिश। लगातार 7 दिनों तक बारिश होने से वर्मा के हर एक नदी भर गया था। सेनाओं की खाना और अस्त्र सब कुछ नष्ट हो गया था। बहुत गोले बारूद नष्ट हो गया था। जब बारिश खत्म हुआ तब वहाँ का सारा खाना खत्म हो चुका था। सेनाएं भी अस्वस्थ हो चुके थे। क्या खबर लाए हो? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में परमाणु बम फेंका है। जापानी सेना अभी अमेरिका और ब्रिटिश सेना से हार चुकी है और आत्मसमर्पण कर चुकी है। हमारे लिए ये बहुत बुरी खबर है। इस वक्त हमारे पास ज्यादा खाना नहीं है। गोला बारूद भी भीग चुकी है। बारिश में भीग के सेना की तबीयत भी ठीक नहीं है। नेताजी, अब क्या करें हम लोग? मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो। ये क्या हो रहा है? लगता है ब्रिटिश सेना आई है, फाइटर प्लेन लेके आई है, बम फेंक रही है। क्या बोल रहे हो? नेताजी, उसके बाद क्या हुआ मैडम? तुम लोग समझ पा रहे हो ना, उस वक्त आजाद हिंद फौज बहुत ही तकलीफ में था। इस हाल में नेताजी के कदम पीछे लेने के सिवाय और कोई उपाय नहीं था। उन्होंने फौज लेकर सिंगापुर वापस लौट गए, लेकिन देश को स्वतंत्र करने के अवसर हाथ से जाने नहीं दिया। इसलिए जापान जाके वहाँ के प्रधानमंत्री तोजो से बात किए। उन्होंने चाहा था तोजो विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण ना करे। उसके बाद सुनने में आता है जापान की टोक्यो शहर में 1945 की 18 अगस्त में ताइवान का ताइहोकू एयरपोर्ट में एक विमान दुर्घटना पे नेताजी की मौत हो गई। नेताजी विमान दुर्घटना में मर गए? नहीं नहीं, नेताजी नहीं मर सकते। नेताजी तो हमारे सुपर हीरो है, वो कैसे मर सकते हैं? तुम लोगों की तरह भारत के हर एक इंसान आज भी विश्वास नहीं करते हैं कि उस दिन विमान दुर्घटना पे नेताजी की मौत हो गई थी। हम लोग विश्वास करते हैं नेताजी उस दिन के बाद भी जिंदा थे। 1945 की 18 अगस्त में ताइवान में सचमुच कोई विमान दुर्घटना हुई थी या नहीं, ये भी एक प्रश्न है। इसका मतलब उस दिन विमान दुर्घटना नहीं हुआ था? ऐसा हो ही सकता है, ऐसा हो ही सकता है कि दुश्मनों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये विमान दुर्घटना किया गया था। असल में क्या हुआ था ये किसी को भी पता नहीं है। सिर्फ पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बसु आज भी हम लोगों के दिल में ही है और अमर है। उनका मृत्यु कभी नहीं हो सकता। जय हिंद।